नमस्कार। हम एक अहम बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं जो हाल ही में जीएसटी दरों में हुए फेरबदल से भारत के टू व्हीलर बाजार में आया है। हाँ, अचानक से कुछ बाइक्स और स्कूटर सस्ते हो गए तो कुछ एकदम से महंगे। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और आम खरीदार से लेकर जो बाइक के शौकीन हैं उन सब पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हम्म। इसको समझने के लिए हमने द लालन टॉप के काफी अच्छे विश्लेषण को देखा है। उन्होंने बड़ा बारीकी से बताया है कि कौन सी गाड़ी सस्ती हुई, कौन सी महंगी। हाँ, उन्होंने काफी डिटेल में कवर किया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं, समझें कि ये बदलाव क्यों हुए, इनका असर क्या है, कौन से मॉडल ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्या ये सिर्फ कीमतों का खेल है या कोई बड़ी बात छिपी है इसके पीछे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप पहली नजर में देखें ना तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है और वो जुड़ा है इंजन की कैपेसिटी से, मतलब सीसी से। अच्छा। हाँ, एक लाइन खींच गई है, समझ लीजिए 350 सीसी पर। 350 सीसी से कम इंजन वाली जो गाड़ियां हैं वो ज्यादातर सस्ती हुई हैं। ओके। और जो 350 सी या उससे ज्यादा पावरफुल इंजन वाली है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक टैक्स स्लैब का बदलना नहीं लगता। ये ऐसा है जैसे बाजार को दो हिस्सों में बांट दिया गया हो। दो हिस्से कैसे? एक तरफ वो गाड़ियां जो करोड़ों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस जाना, छोटे मोटे काम, रोजमर्रा की जरूरत। और दूसरी तरफ वो बाइक्स जो शौक के लिए हैं, स्टाइल के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, मतलब प्रीमियम सेगमेंट। हाँ, ये तो है, कम्यूटर बनाम प्रीमियम। बिल्कुल। तो ये जो बंटवारा है ना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये बंटवारा वाकई गौर करने लायक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद रॉयल एनफील्ड में मिल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसा द ललन टॉप ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से कि रॉयल एनफील्ड में तो एक ही छत के नीचे कीमतें घटी भी हैं और बढ़ी भी हैं। ये कैसे? देखिए, उनकी एक बहुत पॉपुलर बाइक है हंटर 350। हाँ, हंटर। वो सस्ती हो गई है, करीब 14,900 रुपए कम हुए हैं। मतलब 1.5 लाख वाली बाइक अब लगभग 1,35 के आसपास आ गई। ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, हंटर के चाहने वालों के लिए तो बड़ी राहत है ये। और सिर्फ हंटर ही नहीं, उनकी जो क्लासिक बाइक है, क्लासिक 350, वो तो आइकॉनिक है। हाँ बिल्कुल, उस पर भी करीब 19,300 रुपए तक की कमी आई है। ये दोनों मॉडल तो उनके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से हैं। और दोनों ही 350 सीसी वाले हैं, इसलिए वो टैक्स वाले फायदे में आ गए। सही कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। असली मजा तो अब है। अगर किसी को रॉयल एनफील्ड की बड़ी बाइक चाहिए, जैसे वो सुपर मीटियोर 650, हाँ, क्रूजर वाली। हाँ, तो वहां मामला बिल्कुल उल्टा है। उसकी कीमत करीब 35,000 रुपए बढ़ गई है। 35,000? हाँ, मतलब जो 3.25 लाख की थी वो अब 4 लाख के पार पहुंच गई। बाप रे। और ये सिर्फ एक मॉडल नहीं, वो जो कॉन्टिनेंटल GT 550 है, कैफे रेसर स्टाइल वाली, हाँ। उस पर भी 30,000 रुपए ज्यादा। नई वाली शॉटगन 650 पर 34,000 रुपए ज्यादा। और तो और जो उनकी बिल्कुल नई एडवेंचर बाइक्स हैं, हिमालयन 450 और गुरिल्ला 450, जो अभी लॉन्च हुई हैं, हाँ, उन पर भी 22,000 से 27,000 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं। मतलब एक ही ब्रांड, 350 सीसी से नीचे आराम, और ऊपर दाम बढ़ गए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, अजीब लग सकता है, पर शायद ये रॉयल एनफील्ड की एक सोची समझी चाल हो। क्या मतलब? मतलब कंपनी शायद ये मानकर चल रही है कि जो ग्राहक 650 सीसी या 450 सीसी जैसी बड़ी महंगी बाइक खरीदता है, वो शायद कीमत में ये बढ़ोतरी झेल जाएगा। अच्छा। ये वो लोग हैं जो शौक के लिए ले रहे हैं, एक खास एक्सपीरियंस के लिए। शायद उनके लिए कीमत उतनी बड़ी रुकावट न हो सकता है। और दूसरी तरफ हंटर और क्लासिक 350 जैसे मॉडल है जो वॉल्यूम सेलर्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा बिकते हैं। हाँ, ये तो है। तो इनकी कीमतें कम करके वो शायद मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं। खासकर वो नए ग्राहक जो रॉयल एनफील्ड लेना तो चाहते हैं, पर बजट एक मुद्दा है। मतलब प्रीमियम वालों से कमाओ और मास मार्केट वालों को राहत दो। कुछ वैसा ही लगता है, एक तरह से प्रीमियम सेगमेंट के मुनाफे से मास मार्केट को सपोर्ट करना। ये नजरिया दिलचस्प है। मतलब एक तीर से दो शिकार, मास मार्केट में बिक्री बढ़ाओ, प्रीमियम में मार्जिन रखो। पर इसमें रिस्क नहीं है? अगर 650 सीसी वाले ग्राहक नाराज हो गए तो, या उन्होंने खरीदना टाल दिया? रिस्क तो देखिए हर बिजनेस फैसले में होता है। प्रीमियम ग्राहक कीमत को लेकर कम सेंसिटिव हो सकते हैं, पर उनकी भी एक लिमिट होती है। सही बात है। अगर बढ़ोतरी बहुत ज्यादा लगे या बाजार में उसी दाम पर कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो वो बदल भी सकते हैं। रॉयल एनफील्ड को यहाँ बैलेंस बनाना होगा, पर उनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है, शायद वो उसी पर खेल रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा।
खैर, रॉयल एनफील्ड की इस मिलीजुली कहानी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन बाइक्स की जो सही में देश की सड़कों की जान है। रोज इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, कम्यूटर बाइक्स। हाँ, आम आदमी की सवारी। बिल्कुल। और यहाँ, जैसा आपने शुरू में कहा था, अच्छी खबर है, कीमतें कम हुई हैं। हाँ, यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए राहत है। जैसे हीरो स्प्लेंडर प्लस, कौन नहीं जानता इसे, सालों से राज कर रही है। हर घर की बाइक। हाँ, अब इसकी कीमत करीब 6,880 रुपए कम हो गई है। जो पहले लगभग 80,000 की थी, अब 72,500 के करीब मिल रही है। ये छोटी रकम नहीं है उस तबके के लिए। बिल्कुल नहीं, काफी फर्क पड़ता है इससे। और ये सिर्फ स्प्लेंडर तक ही नहीं है ना, होंडा शाइन 125 जो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है, हाँ, शाइन भी बहुत पॉपुलर है। उस पे भी करीब 7,000 रुपए की छूट है। बजाज पल्सर 150, जिसने एक जमाने में स्पोर्टी कम्यूटर सेगमेंट शुरू किया था, वो भी 8,500 तक सस्ती हुई है। हाँ, ये ट्रेंड साफ है। 100 सीसी से लेके 150, 160 सीसी तक की लगभग सभी जानी मानी बाइक्स सस्ती हुई हैं। बिल्कुल। और लिस्ट लंबी है, जैसे टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और यामाहा FZFI जो थोड़ी स्टाइलिश हैं। युवाओं को पसंद आती हैं। हाँ, उन पर तो 10,000 से भी ज्यादा की कटौती है। होंडा की CB शाइन SP भी लगभग 8,800 सस्ती। और जो सबसे किफायती बाइक्स हैं, जैसे बजाज प्लैटिना 110 और हीरो HF डिलक्स, जो माइलेज के लिए जानी जाती हैं, हाँ, माइलेज चैंपियंस। उनमें भी 5,000 से 6,000 रुपए तक की राहत मिली है। तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? वो करोड़ों लोग जो रोज बाइक से ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, छोटे शहरों गांवों में काम धंधे के लिए, खेतों तक जाने के लिए बाइक पर निर्भर हैं। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए ये वाकई एक बड़ी राहत है। ये बचत उनके महीने के बचत में सीधा फर्क लाएगी। ये सच में अच्छी खबर है। निश्चित रूप से अगर आप इसे बड़े पैमाने पे देखें तो ये कदम करोड़ों लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सीधा कम करेगा। सही। इकोनॉमी के नजरिए से भी ये अच्छा हो सकता है। जब लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा बचता है तो वो उसे कहीं और खर्च कर सकते हैं, जिससे डिमांड बढ़ सकती है। खासकर रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में इसका अच्छा असर दिख सकता है। और ये राहत सिर्फ बाइक्स तक ही नहीं है, स्कूटर चलाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। हाँ, स्कूटर मार्केट भी तो बहुत बड़ा है, खासकर शहरों में। बिल्कुल। तो वहां भी कीमतें गिरी हैं, जैसे होंडा एक्टिवा 125, जिसे कहते हैं भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर। हाँ, एक्टिवा का तो नाम ही काफी है। उसकी कीमत भी अच्छी खासी कम हुई है, 81,000 रुपए से घटकर 74,250 रुपए के आसपास। मतलब करीब 6,750 रुपए की सीधी बचत। ये भी काफी है। और सिर्फ एक्टिवा ही नहीं, बाकी बड़े प्लेयर्स भी हैं। टीवीएस जुपिटर 125, सुजुकी एक्सेस 125। एक्सेस भी बहुत चलती है। हाँ, हीरो मेस्ट्रो एज 125 और वो स्पोर्टी वाला टीवीएस एंटॉक 125। इन सब पॉपुलर मॉडल्स की कीमतें भी 6,000 से 7,000 रुपए तक कम हुई हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में लगभग सबने दाम घटाए हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये सेगमेंट वैसे भी बहुत कॉम्पिटिटिव है और पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है। हाँ। पहले लोग ज्यादातर 110 सीसी लेते थे, अब 125 सीसी पसंद कर रहे हैं। हाँ। थोड़ी ज्यादा पावर और फीचर्स के लिए। हाँ। तो ये कटौती इस ट्रेंड को और बढ़ा सकती है। सही कहा। और लिस्ट में और भी नाम है, होंडा डियो 125, सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट 125 जो मैक्सी स्कूटर स्टाइल का है। हाँ, वो बड़ा वाला। यामाहा फसीनो 125 जिसका वो रेट्रो डिजाइन है, हीरो डेस्टिनी 125, ये सब भी सस्ते हुए हैं। यहाँ तक कि अप्रेलिया SR 125 जो थोड़ा प्रीमियम फील देता है, हाँ। उसमें भी करीब 6,800 रुपए की कमी आई है। मतलब स्कूटर सेगमेंट में, खासकर 125 सीसी में, ग्राहकों के पास अब पहले से ज्यादा किफायती ऑप्शंस हैं। हाँ, तो लगता है स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है। बिल्कुल, ये शहरों में स्कूटर की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाएगा। तो एक तरफ हमने देखा कि आम आदमी की जरूरत वाली बाइक और स्कूटर, मतलब मोटे तौर पे 350 सीसी तक, वो सस्ते हो गए हैं, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा है। हाँ, ये तस्वीर का एक पहलू है। लेकिन जैसा रॉयल एनफील्ड के केस में देखा, कहानी का दूसरा पहलू भी है, सिक्के का दूसरा साइड, यानी वो प्रीमियम बाइक्स जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। हाँ, 350 सीसी की लक्ष्मण रेखा के पार वाली बाइक। बिल्कुल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स की। लिस्ट में कई नाम हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं, जैसे बजाज की पल्सर NS 400 और डोमिनार 400, ट्रायम्फ की स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X जो इंडिया में बनती हैं। हाँ, बजाज के साथ मिलकर। KTM की पूरी 390 सीरीज, ड्यूक 390, एडवेंचर 390, RC 390, शायद सोर्स में इंडियोर लिखा था, वो RC ही होगा, और एप्रिलिया की नई RS 457 और टूनो 457। हाँ, ये सभी बाइक्स 317 सीसी, 400 सीसी या 457 सीसी इंजन वाली है। मतलब
350 सीसी लिमिट के ऊपर। और इन पर बढ़ोतरी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, 18,000 रुपए से लेकर 35,000 या कुछ केस में उससे भी ज्यादा। ये तो अच्छी खासी रकम है, खासकर जब बाइक पहले ही महंगी हो। हाँ, जो बाइक पहले ही 3-4 लाख या उससे ऊपर की है उस पर 35,000 और सोर्स के मुताबिक सबसे बड़ा झटका शायद होंडा NX 500 लेने वालों को लगा है। NX 500 कितनी बड़ी? करीब 55,000 रुपए। 55,000। ये तो बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत बड़ा जंप है ये। इसी तरह अप्रेलिया की जो नई 457 सीसी वाली ट्विन सिलेंडर बाइक्स हैं, RS 457 और टूनो 457, उन पर भी 37,000 से 40,000 तक दाम बढ़ गए हैं। तो ये कीमतें सीधे उन शौकीन खरीदारों पर असर डालेंगी जो परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, ब्रांड वैल्यू के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी का इस सेगमेंट पर क्या असर होगा? क्या ये ग्राहक चुपचाप बड़ी कीमत दे देंगे? हाँ, यही सवाल है। क्या ये मान ले कि जो 4-5 लाख रुपए की बाइक ले रहा है उसके लिए 30-40 हजार ज्यादा मायने नहीं रखते, या इससे लोग अपनी पसंद बदलेंगे? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है कि प्रीमियम ग्राहक कीमत को लेके उतना सेंसिटिव नहीं होता जितना कम्यूटर सेगमेंट वाला। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, हर किसी की एक लिमिट होती है। 5,500 रुपए की बढ़ोतरी तो एक ठीक ठाक स्मार्टफोन की कीमत है, इसे इग्नोर करना मुश्किल है। सही बात। हो सकता है कुछ ग्राहक जो इन बाइक्स को लेने का सोच रहे थे वो अब रुक जाएं, इंतजार करें। कुछ शायद थोड़े कम प्रीमियम पर फिर भी दमदार ऑप्शंस देखें, या हो सकता है सेकंड हैंड प्रीमियम बाइक मार्केट की तरफ जाएं। हाँ, यूज्ड बाइक मार्केट में भी हलचल हो सकती है। बिल्कुल। या शायद ब्रांड बदल कर देखें कि क्या कोई और कंपनी उसी कीमत में बेहतर वैल्यू दे रही है। इसका असली असर तो अगले कुछ महीनों की सेल्स फिगर से ही पता चलेगा। मतलब प्रीमियम सेगमेंट में एक अनिश्चितता आ गई है। कम्यूटर सेगमेंट में खुशी, प्रीमियम में थोड़ा सोच विचार। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ यही है कि GST रेट्स में बदलाव ने इंडियन टू व्हीलर मार्केट को साफ साफ दो हिस्सों में बांट दिया है। हाँ। 350 सीसी तक की रोजमर्रा वाली बाइक्स और स्कूटर्स सस्ते हुए हैं, जिससे मिडिल क्लास और आम कंज्यूमर को सीधी राहत मिली है। ये उनके लिए अच्छा कदम है। और दूसरी तरफ 350 सीसी से ऊपर की प्रीमियम हाई परफॉर्मेंस बड़े इंजन वाली बाइक्स के शौकीनों को अब अपनी पसंदीदा मशीन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। उनका शौक अब महंगा हो गया है। मार्केट रिएक्शन की बात करें तो उम्मीद यही है कि इससे खासकर आने वाले फेस्टिवल सीजन में टू व्हीलर सेल्स बढ़ेंगी। लेकिन ये बढ़ोतरी मेनली कम कैपेसिटी वाले यानी 350 सीसी तक के सेगमेंट में ही दिखेगी। प्रीमियम सेगमेंट की बिक्री पर शायद थोड़ा दबाव आ सकता है। तो कुल मिला के लगता है सरकार की टैक्स पॉलिसी शायद आम आदमी के ट्रांसपोर्ट को सस्ता बनाने और जो चीजें शौक या लग्जरी में आती हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की तरफ इशारा कर रही है। कम से कम टू व्हीलर में तो यही लग रहा है। हाँ, तस्वीर तो यही बन रही है। एक तरफ राहत, दूसरी तरफ लागत बढ़ गई। और ये सारी जानकारी और विश्लेषण हमें द लल्लन टॉप के वीडियो और उनके साथ ही दीपेंद्र गांधी की रिसर्च से मिला है। उनका शुक्रिया इतने सारे मॉडल्स की कीमतें ट्रैक करने के लिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात है। हाँ, बताइए। ये जो 350 सीसी की लाइन खींची गई है, इसका भविष्य में क्या असर होगा? क्या बाइक बनाने वाली कंपनियां अब इंडिया में ज्यादातर 350 सीसी से कम की बाइक्स पर ही फोकस करेंगी क्योंकि वो ज्यादा बिकेंगी, टैक्स का फायदा भी मिलेगा? हो सकता है। या फिर जो कंपनियां बड़ी बाइक्स बनाती हैं, क्या वो इन बड़ी कीमतों को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बाइक्स में और नए फीचर्स, बेहतर टेक्नोलॉजी या ज्यादा प्रीमियम फील देने की कोशिश करेंगी? ये भी एक संभावना है। और एक और चीज, इन नई कीमतों का पुरानी यानी सेकंड हैंड बाइक्स के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? क्या महंगी नई प्रीमियम बाइक्स के चक्कर में अच्छी कंडीशन वाली पुरानी प्रीमियम बाइक्स की डिमांड और कीमत बढ़ जाएगी? वाकई ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेंगे। क्या ये टैक्स नीति मैन्युफैक्चरर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर करेगी? क्या इंडिया में बड़ी बाइक्स का फ्यूचर बदलेगा? सेकंड हैंड मार्केट में क्या होगा? इन सब पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है टू व्हीलर मार्केट में GST से आए इन बदलावों पर हमारी ये बातचीत जानकारी भरी रही होगी।